शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मैं बाबूजी और माँ की इकलौती लड़की थी। वालिदैन गरीब थे लेकिन बड़े नाजों से उन्होंने मुझे पाला था। बाबूजी एक मामूली फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। वो जब शाम को घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। यूं ही दिन रातों में ढलने लगे और मैंने लड़कपन में कदम रख दिया। जिंदगी में कोई गम नहीं था। एक दिन माँ को बाबूजी से ये कहते सुना कि महारानी के अब्बा लड़की सियानी हो गई है, इसके हाथ पीले करने का सोचो। मैं इस मामले से गाफिल नहीं, सोच विचार करता रहता हूँ, बल्कि एक लड़का देख रखा है। फैक्ट्री में मेरे साथ काम करता है, बहुत मेहनती है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। वालिदैन इसके मर चुके हैं, कोई बहन भाई भी नहीं है। माँ बोली, ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा कोई नहीं, हम भी तो घर दामाद चाहते थे। हाँ, रानी की माँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि दामाद की शक्ल में मुझे बेटा मिल जाए। हम उसे माँ बाप का प्यार देंगे तो वो हमारी बेटी को खुश रखेगा और इस तरह दोनों हमारी नजरों के सामने रहेंगे। माँ के कहने पर बाबूजी दूसरे ही दिन मुजीब को घर ले आए। वो 25 साला, खुश शक्ल, हंसमुख लड़का था। माँ इसे देखते ही खुश हो गई जैसे उसे सगा बेटा मिल गया हो। मुजीब ने अपनी बातों से बाबूजी का ही नहीं मेरी माँ का भी दिल जीत लिया। मैंने भी उसे किवाड़ की ओट से देखा। वो मुझे भला लगा और मैं ख्यालों के संग उसके हमरा कहां से कहां पहुंच गई। दूसरी बार 15 दिन बाद वो हमारे घर आया। माँ ने इसके लिए खुसूसी तौर पर खाना बनाया। बाबूजी ने साफ लफ्जों में उसे बता दिया कि बेटा हम तेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, इसीलिए तुमसे बात की है। हम तुमको हमेशा के लिए अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी कि मुझको अब जैसे माँ बाप मिल जाए। मैं 8 साल की उम्र से दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। माँ और बाप दोनों तूफान की नजर हो गए थे, साथ ही घर बार और रिश्तेदार भी। तभी मैं जब अकेला रह गया तो गांव से ढाका चला आया, जब से मेहनत मजदूरी करके कमा और खा रहा हूं। फिर बाबूजी ने घर के आंगन में एक और छोटा सा कमरा तैयार करवा दिया। सब बरादरी इकट्ठी हो गई तो हम दोनों का निकाह हुआ। बाबूजी ने मुझे एक कमरे से विदा करके दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। बाबुल की चौखट भी मुझे पार न करना पड़ी और मैं दुल्हन बनकर सुहागन हो गई। मुजीब तो मुझे पाकर यूं मसरूर था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एक दिन कहने लगा, मेरे दिल की रानी मैं कितना खुश नसीब हूं, मैंने तो ये ख्वाब में भी न सोचा था कि इतनी ढेर सारी मोहब्बत मेरे दामन में आ जाएगी। गरज जिंदगी के दिन यूं गुजर गए कि मुजीब की मोहब्बत में पता ही न चला। मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि हम बच्चे की खुशी देखें, जबकि मैं अभी इस झमेले में पड़ने से घबराती थी। फिर एक दिन मैंने सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अब इस घर में छोटा सा बच्चा होना चाहिए जो हमसे लिपट सके। तब मैंने भी सोचा, वाकई हमारा ये छोटा सा घराना अभी अधूरा। अब मैं नमाज पढ़कर दुआ करती कि खुदा मुझे बच्चे की खुशी दिखाए। दिल से दुआ मांगो तो जरूर कबूल होती है। मेरी दुआ भी जल्द कबूल हो गई। मुजीब बेटी की तमन्ना रखता था और मैं बेटे की। दिन गुजरते गए। मैं आने वाले वक्त से बहुत डरती थी कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मुझे महसूस होने लगा था। आखिर मेरी खुशियों भरी जिंदगी में भौचाल आ गया। एक रोज मुजीब और बाबूजी इकट्ठे काम पर फैक्ट्री गए, मगर शाम के बाद वो मुजीब को लेकर घर आ गए। मैं किवाड़ खोलने गई और लोगों को देखकर हैरान रह गई। वो चारपाई लाए थे जिस पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं थके थके कदमों से चलकर चारपाई के करीब गई और मुंह पर से चादर हटाई तो दुनिया अंधेर हो गई। मुझे कुछ होश न रहा, कब जनाजा गया, कब सोइम हुआ। 3 दिन बाद जब होश आया मैं मरना चाहती थी, मगर नन्ही जान कोख में सांस ले रही थी। ऐसी जिंदगी का ख्वाब तो कभी नहीं देखा था। क्या मेरी जिंदगी में इतने मुख्तसर अरसे के लिए खुशियां आई थीं? सब ने समझाया, आने वाले बच्चे का सोचो जो मुजीब की तुम्हारे पास अमानत है। सब कुछ भूलकर अब उसे ही तुमको संभालना होगा। बाबूजी इस रोज तो मेरे सामने न रोए थे, मगर अब जब अहवाल बताया कि मुजीब के साथ किया हुआ, वो फूट फूट कर रो पड़े। हुआ ये था कि फैक्ट्री के बॉयलर रूम में हादसा हो गया और जब धमाका हुआ वो इसी रूम में थे। इस तरह खोलता हुआ सयाल उन पर आ पड़ा और वो जाँ बहक हो गए। मैं बाबूजी की और वो मेरी हालत देखकर रोते थे।
दामाद जिसको बेटा जाना था उसकी जुदाई का दुख उनको दीमक बनकर चाट रहा था। वो ये सदमा न से सके, इनको फालिज का अटैक हो गया, वो चारपाई से लग गए। उन्हीं दिनों में ने नायाब को जन्म दिया, वो बिल्कुल अपने बाप की तस्वीर थी। इस वक्त हमारे मुल्क यानी मशरकी पाकिस्तान में बहुत गुर्बत थी और मुलाजमत के लिए हमारे बंगाल के लोग धड़ाधड़ मगरबी पाकिस्तान जाते थे। जब नायाब 2 माह की हो गई तो घर में 1 टका न था, बात फाकों तक चली गई। आखिर मजबूर होकर मैं इसी फैक्ट्री में काम करने लगी जहां बाबूजी काम करते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। सुबह से शाम तक मजदूरी करती, बच्ची बिलकती रहती। माँ जी उसे अपने पास रखती मगर दूध का मसला रहता था। बड़ी मुश्किल से इतने पैसे मिलते कि बच्ची के लिए दूध और रात का खाना पूरा करते। बाबूजी की दवा के लिए पैसे उधार लेते कि उनका इलाज हो जाए। कर्जा बढ़ता गया, फिर लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया, घर में फाके होने लगे। जिस आदमी से कर्ज लेकर हम बाबूजी का इलाज करवाते थे उसने मजीद टके देने से इनकार कर दिया कि वापसी की उसे कोई उम्मीद न थी। उसने कहा, हाँ एक आसान रास्ता है मेरे पास। एक आदमी मेरा वाकिफ है जो मर्दों और औरतों को पाकिस्तान लेकर जाता है और वहां अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवा देता है। तब पाकिस्तानी रुपए की कीमत बांग्लादेशी टके से ज्यादा थी। मैंने बाबूजी से बात की कि वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान में दुगने टके मिलते हैं, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा और तेरे बाबू का इलाज भी अच्छे अस्पताल में हो जाएगा। तुम वहां जाकर खुशहाल हो जाओगी, तब ये दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। 1 साल बाद तुम ढाका का चक्कर लगा जाया करना। बाबूजी का दिल राजी नहीं था। वो कहते थे, हालात कैसे भी रहें मगर तुम हमारी नजरों से इतनी दूर मत जाओ। लेकिन माँ जी ने सोचा कि फाकों की नौबत आ गई है, ये पेशकश अच्छी है। आखिर और औरतें भी तो जा रही हैं, ये अकेली तो नहीं होगी। मोहल्ले से भी कुछ मर्द और औरतें जा रही थीं। माँ का ख्याल था कि उनके संग जाएगी तो वहां खुद को तन्हा महसूस नहीं करेगी, मगर बाबूजी तो किसी तौर राजी नहीं हुए थे। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनको राजी किया। तभी इस आदमी से मैंने बात की कि पहले बाबूजी का इलाज करवाओ ताकि ये कुछ चल फिर सकें, फिर मैं मगरबी पाकिस्तान जाऊंगी। इस शख्स ने मेरे वालिद का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया और उनको कुछ दिन बाकायदा अस्पताल में रखा। इलाज पर उसने काफी पैसा खर्च किया। खुदा का शुक्र कि मेरे बाबू अपने पैरों से चलने लगे, ताहम वो ज्यादा नहीं चल सकते थे। जब दूसरा काफिला जाने को तैयार हुआ तो मैं भी इसमें शामिल हो गई। नायाब मेरे साथ थी, तभी दिल को सुकून था, लेकिन मुझे विदा कहते वक्त मेरे वालिदैन को सुकून नहीं था। हम लोग मुश्किलात से गुजरकर भारत पहुंचे और वहां से पाकिस्तान में दाखिल हुए, ये एक अलग दास्तान है। जब कराची पहुंचे जहां हमें रखा गया, वहां और भी बहुत से लोग ढाका से थे। सब बहुत परेशान और मजबूर हालत में थे। जो हमें मुलाजमत का झांसा देकर यहां लाए थे वो लालची लोग थे। वो हमको यहां फरोख्त करने को लाए थे। यहां आकर हम बहुत मजबूर हुए। अब हमारी क्या मजाल थी कि जबान खोलते। हम सब इस आदमी के मकरूज थे जो हमको मुलाजमत दिलाने का कहकर लाया था। वो अब जिस तरह चाहता हमको इस्तेमाल करता। कुछ औरतें जो मेरे साथ आई थीं, इस शख्स ने उनको आते ही किसी के हाथ फरोख्त दिया था और कुछ को जो सूरत शक्ल से अच्छी थीं कोठे पर बिठा दिया। मेरा सौदा 30,000 में एक आदमी के हाथ कर दिया। तब 30,000 बड़ी रकम थी। मुझे कहा गया कि तुम इस आदमी के घर नौकरी करोगी और ये तुमको 12,000 रुपए हर 3 माह बाद देगा। तुम उसके घर में दिन रात की मुलाजमा हो। मैं इस शख्स के हमरा चली गई। रास्ते भर सोचती रही, शुक्र है नौकरी तो जल्द मिल गई, लेकिन घर वालों से राब्ता कैसे करूंगी। इसी आदमी से बाबूजी को खत लिखकर भिजवा दूंगी। वो ये जानकर कितने खुश होंगे कि बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है। मगर ये मेरी खुश फहमी थी। जब ये शख्स मुझे लेकर घर गया, वहां औरत नाम की कोई चीज ना थी। वो अकेला था। मैंने कहा, अब तो कह रहे थे मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे घर का काम काज करना होगा और 3 माह बाद 10,000 पगार मिल जाएगी, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। किसकी बीवी? मेरी बीवी तो तुम होगी और रह गए बच्चे तो ये तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची है। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। वो खाना लाया, हमने खाया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजा बजा और एक आदमी आया। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। वो आते ही कहने लगा, ले आए हो?
اب میرے حوالے کرو۔ جو مجھے لایا تھا اس نے کہا، میں نے 30,000 میں خریدا ہے، تم 35 دے دو اور لے جاؤ۔ بچی بھی ساتھ ہے، یہ بچی تیرا منافع ہے، بڑی ہوگی تو اس کے پیسے کھڑے کر لینا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں سمجھ گئی کہ پردیس میں اجڑ گئی ہوں۔ میں اردو زبان بس ذرا ذرا سمجھ پاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں نے نایاب کو گلے لگایا اور کنڈی کھول کر دبے قدموں جدھر منہ آیا چل پڑی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ پیچھے پولیس والے لگ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ پوچھنے لگے کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے رو رو کر اپنی بپتا سنا دی کہ اپنے ہی بنگالی بھائی نے دھوکہ کیا اور مجھے یہاں لا کر فروخت کر دیا۔ اب میں بے سہارا ہوں، خدارا میری مدد کریں، مجھے پناہ چاہیے۔ میری قسمت اچھی تھی، وہ پولیس والے نیک انسان تھے۔ مجھے ایک فلاحی ادارے کی خاتون سربراہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھے بے سہارا عورتوں کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ میں رکھ لیا۔ یوں درندوں سے بچ کر ادارے کی پناہ میں دن گزارنے لگی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، یہاں ہمارا اچھا خیال رکھا جاتا، میری بچی کے لیے ہر چیز مجھے مل جاتی۔ ادارے والے میرے والدین کی تلاش میں ڈھاکہ میں رابطہ کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ قرض خواہوں کے ڈر سے بابو جی نے مکان فروخت کر دیا ہے اور نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، مگر ادارے والوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ میرے والدین کا کھوج لگاتے رہے۔ سینٹر میں میری ڈیوٹی کچن میں لگی تھی تاکہ میرا ذہن بٹا رہے، اور مجھے 800 ماہانہ تنخواہ بھی ملتی تھی تاکہ میں اپنی بچی کی چیزیں لے سکوں اور خود کو محتاج محسوس نہ کروں۔ میرا یہاں رہنے والی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ دل لگ گیا، لیکن وطن کی یاد اور اپنا گھر، والدین ایک منٹ کو نہ بھولتے تھے۔ کئی موسم آئے اور گئے۔ نایاب، جس کا نام میں نے بعد میں فریدہ رکھ لیا تھا، اس نے 5 جماعتیں پاس کر لی۔ ایک دن ایک بچی میرے سپرد کر دی گئی جو چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ اس کی ماں ذہنی بیمار تھی اور اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچی یہ رات بڑی مشکل سے گزارے گی۔ مجھے ہدایت دی کہ 1 منٹ بھی اس کے پاس سے ہٹنا نہیں اور نہ غافل ہونا۔ جیسے ہی ضرورت محسوس کرو، وارڈن سے کہہ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ میں 1 منٹ بچی سے دور نہ ہوئی۔ تمام رات اس کے سرہانے جاگ کر دعا کرتی رہی۔ جب ڈرپ ختم ہوئی، ڈاکٹر نے ایک اور لگا دی۔ اس طرح ایک رات ایک دن کے بعد اس ننھی سی جان میں جینے کے آثار نظر آئے۔ میں نہیں جانتی تھی اس کا کیا نام ہے، میں تو اس کو ارم بلاتی تھی۔ جب اس کی ماں کافی علاج کے بعد بہتر ہو گئی اور سب کو پہچاننے لگی تو اس وقت تک مجھے ارم سے انسیت ہو گئی تھی۔ لگتا تھا جیسے میں نے ہی اسے جنم دیا ہو، کیونکہ دن رات اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ اب وہ 8 ماہ کی ہو چکی تھی اور اس کی ماں اپنے وارثوں کے بارے بتانے لگی تھی، سو اس کے ورثہ کا پتہ لگا لیا گیا۔ وہ لوگ حیدرآباد میں رہتے تھے، وہ لینے آ گئے۔ مجھ میں حوصلہ نہ تھا کہ ارم کو خود سے جدا کروں۔ میں نے التجا کی جب تک میں ڈھاکہ نہ چلی جاؤں ارم کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا۔ ادارے کی کوششوں سے بالآخر میرے والدین کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے ہی میرے جانے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے مجھے ایسے رخصت کیا جیسے ایک بیٹی میں کسی سسرال جا رہی ہو۔ انہوں نے جہاز کے ٹکٹ کے علاوہ مجھے کچھ جوڑے بھی بنوا کر دیے اور کہا اگر تمہارے والدین تمہیں قبول نہ کریں تو آنکھیں بند کر کے واپس چلی آنا، اپنا گھر تمہارے لیے سدا کھلا رہے گا۔ میں سوچتی تھی اگر اپنا گھر بھی نہ ہوتا تو مجھ جیسی بے سہارا عورتیں کہاں جاتی؟ ہمارا مقدر کوٹھا ہوتا، ہم درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتے۔ اس کے بعد یہ عورت جو مجھے فلاحی ادارے میں اس طرح ملی تھی جیسے اپنی زندگی کے دن گن رہی ہو اور وطن واپس جانے کی امید کھو چکی تھی، ادارے کی کوشش سے اپنے گھر چلی گئی۔ خدا کرے وہ اپنے وطن میں خوش ہو جو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔